इमेजिन करो आपके पास सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूटेबल फाइल हो और आप उसका पूरा सीक्रेट वापस निकाल लो। अब ये कोई हैकिंग नहीं है और ना ही ये कोई मैजिक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का, और इस वीडियो में हम रिवर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल डेमो भी करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम रिवर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, सारे उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी नॉलेज से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे यार ये रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है रेडीमेड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को उल्टा एनालाइज करना ताकि ये समझा जा सके कि वो अंदर से काम कैसे करता है। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि आउटपुट से वापस लॉजिक तक पहुंचना, ये बेसिकली क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। एक तो हमारे पास फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम बेसिकली कोड लिखते हैं और अपना आउटपुट अचीव करते हैं, लेकिन इसी को अगर हम उल्टा कर दें, जैसे कि मैं आउटपुट से वापस जाऊंगा अपनी लॉजिक तक, तो ये बेसिकली क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो जैसे किसी लॉक टॉय को खोलकर देखना कि अंदर गेट्स कैसे लगे हुए हैं। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, रिवर्स इंजीनियरिंग का। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है रिवर्स इंजीनियरिंग तो समझ में आ गई, लेकिन इसके यूज केसेस क्या हैं, गोल्स क्या हैं, क्यों करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, बेनिफिट्स क्या हैं, जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मालवेयर एनालिसिस के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं ताकि वायरस का हम बिहेवियर समझ सकें। सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। लॉस्ट सोर्स कोड को रिकवर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट और सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को यह पता चलता है कि अटैकर सॉफ्टवेयर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इससे आपकी जो डिफेंसिव स्किल्स होती हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। वायरस और रैनसमवेयर का बिहेवियर समझने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। बग हंटिंग और वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू की रियल इंटरनल वर्किंग को समझना है अगर, तो उसके लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, रिवर्स इंजीनियरिंग की कैरियर डिमांड काफी हाई है। साइबर सिक्योरिटी, मालवेयर रिसर्च, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। ये बहुत डिमांडिंग स्किल है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे फ्लो, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल फ्लो की बात करते हैं तो भाई नॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड बेसिकली कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में और फिर असेंबली लैंग्वेज से वो कन्वर्ट होता है बेसिकली मशीन कोड में। अब रिवर्स इंजीनियरिंग में फ्लो क्या होता है, बेसिकली अपोजिट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशीन कोड को कन्वर्ट करते हैं असेंबली में, और वो कौन करता है, डिसअसेंबलर करता है। फिर हम असेंबली कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑलमोस्ट सोर्स कोड में, और वो बेसिकली कौन करता है, डीकंपाइलर करता है। और ये बेसिकली कोशिश होती है, 100% सोर्स कोड में कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन गैसेस का यूज करते हुए ऑलमोस्ट आप सोर्स कोड तक पहुंच जाते हो, ठीक है। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, ह्यूमन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डिसअसेंबलर क्या करता है, मशीन कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, और डीकंपाइलर क्या करता है, असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है हाई लेवल जैसे कोड में। परफेक्ट नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट उसी के जैसा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ्लो होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो भाई डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भाई फॉरवर्ड फ्लो में क्या होता है कि सोर्स कोड पहले कन्वर्ट होता है असेंबली में और फिर असेंबली से वो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के फ्लो की, तो वहां पे क्या होता है कि मशीन कोड को कन्वर्ट किया जाता है पहले असेंबली कोड में, और फिर असेंबली कोड से बेसिकली हम ऑलमोस्ट कहां पे आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेट कहां पे आ जाते हैं, सोर्स कोड पे आ जाते हैं, जो कि 100% नहीं होता लेकिन अप्रोक्सीमेटली सोर्स कोड के बराबर ही होता है। इसके साथ साथ अगर हम दो टर्मिनोलॉजीज की बात करें जो आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई ये डिसअसेंबलर का काम क्या होता है, ये डीकंपाइलर का काम क्या होता है। डिसअसेंबलर का काम होता है मशीन कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करना, और डीकंपाइलर का काम होता है असेंबली कोड से हाई लेवल सोर्स कोड, अप्रोक्सीमेट हाई लेवल सोर्स कोड में कन्वर्ट करना। ये बेसिकली डीकंपाइलर का काम होता है। देन उसके
बाद अगर हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में कि भाई ये असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो सीपीयू डायरेक्टली समझ पाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम ज्यादातर असेंबली इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। कॉमन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? एमओवी होता है जो बेसिकली मूव के लिए यूज होता है, डेटा को मूव करने के लिए। ऐड होता है जो बेसिकली हम एडिशन का यूज करते हुए करते हैं, ठीक है। तो असेंबली बेसिकली क्या होता है? सीपीयू की नेटिव लैंग्वेज होती है। आप इसको कह सकते हो कि ये सीपीयू की क्या होती है? नेटिव लैंग्वेज होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई सीपीयू और मेमोरी बेसिक्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स क्या होता है? सीपीयू की फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर बहुत छोटी और बहुत फास्ट मेमोरी होती है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि रजिस्टर सीपीयू के हाथ में पकड़े हुए वो नोटपैड्स होते हैं जो वो जल्दी से उसके ऊपर कैलकुलेशन लिख सकता है और वहां पे मिटा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी मेमोरी होती है लेकिन बहुत फास्ट मेमोरी होती है सीपीयू की। इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स कौन से होते हैं? एक होता है EAX और एक होता है EIP। अगर हम बात करते हैं EAX की, तो अक्सर कैलकुलेशन के रिजल्ट के लिए हम इसका बेसिकली क्या करते हैं? यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं EIP की, जो कि मोस्ट क्रिटिकल हमारे पास रजिस्टर होता है, ये बताता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है। अगर किसी भी हैकर को आपका EIP रजिस्टर मिल गया तो इसका मतलब है कि भाई उसने ऑलमोस्ट आपके पूरे सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल कर लिया। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे क्रिटिकल रजिस्टर होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैक के बारे में कि भाई स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, कि जो चीज लास्ट में आएगी वो सबसे पहले बाहर जाएगी। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप बिल्कुल इस तरह से ले सकते हो कि जैसे आपने बॉल वाला टिन देखा होगा, तो बॉल वाले टिन में क्या होता है कि जो बॉल आप सबसे पहले डालते हो वो सबसे एंड में निकल पाती है। सेम ऐसे ही आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत सारी बुक्स एक साथ एक के ऊपर एक करके रख दें तो उसमें क्या होगा कि जो बुक सबसे एंड में रखी होगी उसी को हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं स्टैक की। अब स्टैक क्या है? स्टैक एक मेमोरी स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो बेसिकली डेटा आपका लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में फंक्शन कॉल पर डेटा स्टैक पर आपका पुश हो जाता है, वापस आते वक्त पॉप हो जाता है। तो जो डेटा आपका सबसे पहले स्टैक के अंदर पुश होगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा, ठीक है ना। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा और जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। ये सिंपल स्टैक का बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक मेमोरी होती है। अब अगर हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस के बारे में, तो भाई स्टैटिक एनालिसिस का मतलब होता है सिर्फ देखना, यानी कि प्रोग्राम को रन किए बगैर आप क्या करते हो? एनालाइज करते हो। एग्जाम्पल क्या है इसकी? जैसे कोड रीडिंग करते हो, स्ट्रिंग्स को चेक करते हो, ये बेसिकली क्या होता है? स्टैटिक एनालिसिस होते हैं। और अगर हम डायनेमिक एनालिसिस की बात करें तो डायनेमिक एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप एक चीज को चलाकर बेसिकली क्या करते हो? एनालाइज करते हो, यानी कि प्रोग्राम को रन करके उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, डिबगिंग करते हो, सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन करते हो, ठीक है। तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई आपने क्या करा, कार का इंजन खोल के आप सारी अंदर की चीजें देख रहे हो कि अच्छा भाई कैसे सारी चीजें बेसिकली घूम रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डायनेमिक एनालिसिस होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस की बात करें तो रिवर्स इंजीनियरिंग इलीगल भी हो सकती है अगर आप इसका मिस यूज करोगे। एथिकल यूज क्या है इसका? सिक्योरिटी रिसर्च के लिए हम इसका यूज करते हैं, मालवेयर एनालिसिस के लिए हम इसका यूज करते हैं, लर्निंग पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं। इलीगल में कहां पे यूज किया जाता है इसका? सॉफ्टवेयर क्रैकिंग में इसका यूज किया जाता है। आपने सुना होगा ना बचपन से एक चीज की, यार ये सॉफ्टवेयर क्रैक है, क्रैक में हमें सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, तो वो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग से ही पॉसिबल होता है। लाइसेंस बाईपास करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलीगली रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। अनऑथराइज स्पाइंग के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का इलीगल यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एथिकल हमारे पास कंसिडरेशन है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम लास्ट में बात करते हैं गोल्डन रूल्स की और सेफ प्रैक्टिसेस की, तो भाई हमेशा वर्चुअल मशीन हमें यूज करनी चाहिए ऐसी चीजों के लिए। सस्पिशियस फाइल को सैंडबॉक्स में हमेशा रन करना चाहिए, डायरेक्ट हमें अपनी मशीन के अंदर नहीं रन करना चाहिए। अपनी मेन सिस्टम पर मालवेयर कभी भी रन नहीं करना चाहिए। ये चीज हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि अगर आपको पता है कि एक फाइल के अंदर बेसिकली मालवेयर हो सकता है तो उसको हम कभी भी अपने मेन सिस्टम के अंदर रन नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर रिस्की हो जाता है और आपको फिर लॉस हो सकता है। नेटवर्क आइसोलेशन हमेशा हमें यूज करनी चाहिए और इसके साथ साथ लीगल बाउंड्रीज को हमेशा फॉलो करना चाहिए, इलीगल बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरह से बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअल में की जाती है, जो इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की डिमांड है कि भाई इंडस्ट्री किस तरह की आपसे डिमांड करती है रिवर्स इंजीनियरिंग स्किल्स में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।